कक्षा 12वीं का जो इतिहास है, लास्ट में दक्षिण कौशल का इतिहास जो है हम लोग का, उसका कलचुरी वंश वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेते हैं कि भाई अगर ये पेपर में आ गया कि भाई कलचुरी वंश के शासकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, क्वेश्चन भी है बुक में, है ना, जो हम लोग परीक्षा सार पढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन भी है, तो हम उसको देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे हम इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं। शॉर्टकट में लिखना है, संक्षिप्त में, कभी भी ये नहीं पूछेगा विस्तार में लिखो करके, क्योंकि विस्तार में बोलेगा ना तो पूरा तुम्हारा जितना पेज मिला रहेगा ना बोर्ड पेपर में वो सब भर जाएगा, तो शॉर्टकट में ही पूछेगा। तो हम आज देखेंगे छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों का संक्षिप्त में वर्णन, ना कि विस्तार में वर्णन। ठीक है, संक्षिप्त में वर्णन देखिए, संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट में। तो देखिए कलचुरी वंश हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में शासन किया। कहीं कहीं पर ये राजधानी अपना हमेशा बदलते रहता था, एक जगह हट जाता था, दूसरे जगह भाग जाता था। इस प्रकार से ये अपना क्षेत्र और राजधानी हमेशा बदलते रहता था। त्रिपुरी, तुमान, काशी, है ना, और खल्लारी, छुरी, कोसगई, महिष्मती, ये सब क्या थी, इसकी राजधानियां थी, है ना। ये अपनी राजधानी बार बार बदलते रहता। सबसे पहले कलचुरी वंश की जो स्थापना की थी वो कृष्णराज ने की थी। इसी कारण कृष्णराज को कलचुरी वंश का आदि पुरुष बोलते हैं। आदि पुरुष मतलब पहला ज्ञात व्यक्ति। कलचुरी वंश में कृष्णराज के पहले और किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। सबसे पहला अगर किसी के बारे में जानकारी मिलता है कलचुरी वंश में तो वो कृष्णराज है। और इसी कृष्णराज ने क्या किया था, कलचुरी वंश की स्थापना की थी। कब की थी कलचुरी वंश की स्थापना? 550 में। फिर बाद में क्या हुआ था, अंग्रेज लोग आए और अंग्रेजों ने इनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जड़ से उखाड़ फेंक दिया। कब? 1741 में, है ना, 1741 में। अब देखो लगभग 1200 साल, 1190, है ना, मतलब लगभग 1200 साल तक इन्होंने शासन किया भारत में। छोटे से क्षेत्र में, पूरे भारत में नहीं, छोटे से क्षेत्र में। तो इतना लंबे समय तक 1200 साल तक तो कोई राजा शासन नहीं किया है। तो भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है ये कलचुरी वंश। इसको है वंश भी बोलते हैं ना। हमारा जो ग्रंथ वगैरह है ना, पुराने जो ग्रंथ वगैरह हैं उसमें है वंश का वर्णन मिलता है। तो वो है वंश क्या है, हमारा कलचुरी वंश ही है। कृष्णराज ने क्या किया था, कलचुरी वंश की स्थापना की थी। अभी यहाँ पर ध्यान देना, हमारे छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी लोग रहते थे वो कहाँ से आए थे? वो मध्य प्रदेश में त्रिपुरी है ना, वहाँ त्रिपुरी में कलचुरी लोग रहते थे। वो त्रिपुरी के कलचुरी लोग, बगल में लहुरी था, लहुरी को भी जीत गए और लहुरी में भी रहने लगे। फिर वो लहुरी से कहाँ आए थे? छत्तीसगढ़ आए थे। मध्य प्रदेश में हमारा जो उज्जैन है वहीं आसपास का इलाका है ये पूरा, है ना, त्रिपुरी और लहुरी। तो कहीं कहीं पर तुमको क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी आए थे वो कहाँ से आए थे? त्रिपुरी से आए थे। कहीं कहीं मिलेगा कि लहुरी से आए थे। अगर दोनों ऑप्शन है त्रिपुरी और लहुरी तो लहुरी को टिक लगाना, और अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, त्रिपुरी है या तो फिर लहुरी है, तो जो रहेगा उसको टिक लगाना, क्योंकि दोनों सही है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग थे वो त्रिपुरी वंश, त्रिपुरी के कलचुरी लोग थे। लेकिन जो त्रिपुरी से डायरेक्ट नहीं आए थे वो लहुरी से आए थे। त्रिपुरी से पहले लहुरी को जीता, लहुरी से फिर ये कहाँ आए थे? छत्तीसगढ़ आए थे। तो ये दोनों जगह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, त्रिपुरी और लहुरी। तो देखो कैसे आए छत्तीसगढ़ में, इसको हम देखते हैं। तो वामराज, ये जो व्यक्ति है वामराज, ये मध्य प्रदेश में क्या करता है? त्रिपुरी वंश की, है ना, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना करता है। कलचुरी वंश का संस्थापक या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? कृष्णराज को। लेकिन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? वामराज ने, वामराज। लेकिन कई बार ये भी पूछता है वास्तविक संस्थापक कौन है त्रिपुरी में? तो भाई स्थापना तो वामराज ने की थी, लेकिन एक व्यक्ति और है जो वास्तविक संस्थापक जिसको माना जाता है, और उसका नाम है कोकलदेव। ये जो व्यक्ति है कोकलदेव ना, त्रिपुरी में वास्तविक संस्थापक माना जाता है कलचुरी वंश का, और संस्थापक माना जाता है वामराज को। ये दोनों का नाम ध्यान रखना। कोकलदेव के 18 पुत्र थे, और 18 पुत्रों में से सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम क्या था? शंकरगढ़। ठीक है, इसका नाम था शंकरगढ़ द्वितीय भी बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक जने शंकरगढ़ हुआ है। क्या हुआ है? शंकरगढ़ हुआ है। इसका घर का नाम है ना, शॉर्ट नेम क्या था? मुग्धतुंग भी था।
शंकरगण मुग्धतुंग, ठीक है, याद रखना। तो ये इसका क्या था, कोकलदेव का सबसे बड़ा बेटा था। शंकरगढ़ ने क्या कहा कि भाई अपन लहुरी में तो राज कर ही रहे, अब इधर देखो छत्तीसगढ़ बगल में है, तो छत्तीसगढ़ में कौन लोग है, बाण वंश है, बाण वंश, जिसकी राजधानी क्या है, पाली, कोरबा में है ना, कोरबा पाली है जिसकी राजधानी। तो अपन छत्तीसगढ़ को भी जीत जाते हैं, तो शंकरगढ़ को भेज दिया कहा, छत्तीसगढ़। कब भेज दिया, 900 एडी में, 900 एडी। अभी क्या चल रहा है, 2021 खत्म हुआ है ना, 2022 एडी चल रहा है अभी। तो 900 एडी में, 2022 में 900 माइनस कर दो, है ना, तो 2000 ये क्या है 22 चल रहा है अभी, ये 900 एडी में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ आया था, 900 एडी में छत्तीसगढ़ आया और बाण वंशियों को हराया था, बाण वंश, बाण वंश। ध्यान देना है ना, ये बाण वंश बहुत महान शासक हुआ है, इसमें विक्रमादित्य करके, है ना। तो पाली में क्या किया, शिव मंदिर बनाया है, मैं वीडियो भी बनाया हूँ, सभी लोग देखना, उसको नहीं देखे हो तो, और देख लिए हो तो भी एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत कम बनाता हूँ जहाँ रियल में वहाँ जाके वीडियो शूटिंग हुआ है। यहाँ पर तो हम लोग कई जगह का बात करते रहते हैं, उसमें क्या किया हूँ, वहाँ का रियल वीडियो डाला हूँ, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखना कि किस प्रकार से मंदिर बना है, मंदिर की शैली क्या है ना, नागर शैली में है मंदिर वहाँ के, तो नागर शैली कैसे होता है उसको देखना। फिर नेट में सर्च करना द्रविड़ शैली, इसके अलावा और कौन सी शैलियाँ होती है, तो द्रविड़ शैली और बेसर शैली होता है। चलिए खैर छोड़ो बात को। शंकरगढ़ क्या करता है, बाण वंश को हरा देता है और छत्तीसगढ़ को जीत लेता है, और जीत के अपने भाई लोग को वहां महामंडलेश्वर बना देता है, और वो त्रिपुरी लौट आता है। जब वो त्रिपुरी लौट आता है तो वहां पर उड़ीसा के जो सोमवंशी हैं वो लोग वहां पर कब्जा कर लेते हैं, 950 में, है ना, 950 एडी में वहां पर कब्जा कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर क्या है, लक्ष्मण राज फिर से छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए जाता है 950 में, और सोमवंशियों को हरा देता है ना, सोमवंश को हरा देता है। उड़ीसा के लोग हैं ये लोग, सोमवंश। अब इसके बाद क्या है, वो वहां रुकता नहीं, फिर से वहां के महामंडलेश्वरों को क्या करता है, वहां का राज्य सौंप करके वापस त्रिपुरी आ जाता है। अब क्या है, फिर से 1000 एडी में फिर से सोमवंश वहां पर कब्जा कर लेते हैं, फिर से 1000 एडी में जो है सोमवंश फिर से वहां पर कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कलिंग राज को भेजा जाता है, और कलिंग राज आता है छत्तीसगढ़ 1000 में, है ना, सन 1000 एडी में, मतलब आज से 1022 साल पहले। अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, 1000 में आया था। तो 1000 एडी में कलिंग राज छत्तीसगढ़ आता है और सोमवंशी को हरा देता है, सोमवंशियों को हरा करके छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करता है, महामंडलेश्वर को भी हटा देता है वहां से, और खुद वहीं से शासन करता है, ये वापस त्रिपुरी नहीं जाता। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, कलिंग राज को जाता है, ठीक है, याद रखना कलिंग राज। ये कलिंग राज 1000 में आता है छत्तीसगढ़, और 1020 तक क्या करता है, ये छत्तीसगढ़ में शासन करता है। और 1020 से लेकर 1035 तक छत्तीसगढ़ में अगला शासक कौन होता है, कमल राज, है ना, कमल राज, ठीक है। तो ये दो शासकों का नाम याद रखना। जो कलिंग राज है वो अपनी राजधानी तुम्माड़ को बनाता है, तुम्माड़ को, ठीक है। पहले राजधानी क्या थी, बाणवंशियों का पाली, अब वो हटा दिया उनको और अपना नया राजधानी बना दिया, कहाँ पर, तुम्माड़ में, ठीक है, बिलासपुर रोड में, है ना, कवर्धा, वो जो है अपना कोरबा में पड़ता है, ठीक है, पाली, ध्यान रखना, सॉरी पाली, तुम्माड़ क्या था, कलचुरियों की राजधानी थी। और वही तुम्माड़ में क्या किया, एक तो मंदिर बनाया, कौन सा मंदिर बनाया था तुम्माड़ में, महिषासुर मर्दनी का मंदिर बनाया था तुम्माड़ में, ठीक है। ये बहुत महान शासक था कलिंग राज। इसका वर्णन 2 जगह मिलता है, कहाँ पर मिलता है इसका वर्णन, पहला मिलता है पृथ्वीदेव, है ना, पृथ्वीदेव प्रथम का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है खुदाई से, कहा, अमोदा नाम के गांव में खुदाई हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, वहां कलिंग राज का वर्णन मिलता है। इसके अलावा बड़े बड़े महान दार्शनिक लोग क्या करते हैं, पूरा विश्व में घूमते हैं और अपने डायरी में महान लोगों के बारे में लिखते हैं। तो अल बरूनी जब छत्तीसगढ़ आया था तो कलिंग राज का वर्णन किया था। अल बरूनी ने क्या किया था, अपनी जो डायरी थी तहकीक-ए-हिंद, उसमें क्या किया था, कलिंग राज का वर्णन किया था। और ये जो है कमल राज, इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती, एक ही जानकारी मिलता है कि त्रिपुरी का जो राजा था, है ना, गंगदेव या गंगेय देव भी बोलते हैं उसको, तो वो जब उड़ीसा को जीतने के लिए गया था
उत्कल अभियान बोलते हैं उसको, क्योंकि उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। और जब कोई राजा कभी आक्रमण करता है किसी नए क्षेत्र में तो उसको अभियान कहा जाता है। तो उत्कल अभियान में ये जो कमल राज है उसने क्या किया था, गया कर्ण का मदद किया था, सॉरी गंगेय देव का मदद किया था, गंगेय देव ना, वो दूसरा है गया कर्ण, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, त्रिपुरी का ही राजा है, ठीक है। तो गंगेय देव का मदद किया था उत्कल अभियान के समय। तो युद्ध में एक व्यक्ति को वो देखा है ना जो उनकी मदद कर रहा था, उसका नाम था साहिल। तो उसके दिमाग से, उसका टैलेंट से बहुत प्रभावित हुआ कमल, है ना, कमल राज, और वो उसको अपने साथ कहाँ ले आया, छत्तीसगढ़ ले आया, अपना सलाहकार बना दिया किसको, साहिल को। और साहिल और उसके और परिवार वाले जो उसके वंशज लोग थे उन्होंने क्या किया, कलचुरी वंश का बहुत मदद किया आसपास के क्षेत्र को जीतने के लिए। तो साहिल का संबंध किससे है, कमल राज से, और पृथ्वीदेव और अलबरूनी का संबंध किससे है, कलिंग राज से। क्लियर है, चलिए। तो इससे पहले हम लोग कौन सा देखे थे, कलिंग राज, जो कि 1000 में आया छत्तीसगढ़ में और 100 वंशियों को हराया और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की और 1020 तक शासन किया। इसके बाद कौन आया, कमल राज, जो 1020 से 1045 तक शासन किया। अभी यहाँ पर हमारे क्या है, मेन शासक लोग आते हैं, जो कि 1045 से 1065 तक पहला शासक आता है हम लोग का रत्नदेव, है ना, ये बहुत प्रमुख शासक है, इसको ध्यान रखना, रत्नदेव। इसी ने 1050 में क्या किया था, 1050 में रत्नपुर शहर बसाया था। उस समय रत्नपुर को कुबेरपुर बोलते थे, है ना, रत्नपुर शहर बसाया था। और रत्नपुर में क्या किया था, महामाया मंदिर का भी निर्माण करवाया था रतनपुर में। इसके अलावा लाफागढ़ है ना, एक तो जगह है लाफागढ़, जिसको छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ भी बोलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है, तो लाफागढ़ को ध्यान देना, किला है वहां पर बड़ा सा। तो किले का निर्माण तो उस समय नहीं हुआ था, किले का निर्माण बाद में हुआ है, पृथ्वीदेव ये करवाया है ना, पृथ्वीदेव प्रथम करवाया किले का निर्माण। लेकिन ये लाफागढ़ में क्या किया था, राजा जो रत्नदेव है वो मंदिर बनवाया था महिषासुर मर्दनी का। तो एक मंदिर तुमाड़ में बनवाया था, कौन बनवाया था, कलिंग राज, और दूसरा मंदिर कौन बनवाया, रत्नदेव। तो ये जो दूसरा मंदिर है लाफागढ़ में है, ठीक है। ये जो है, जो हम लोग का पेंड्रा वाला इलाका है ना, ये जो हमारा जो बिलासपुर मुंगेली है ना, बिलासपुर को अलग करके जो है बनाया गया है गोरेला पेंड्रा वाला इलाका। तो जो पेंड्रा है उसको पहले कोमोमंडल कहा जाता था, और कोमोमंडल का जो राजा था वजू वर्मा, उसकी बेटी से विवाह किया, उसका नाम था नोनल्ला, ठीक है, इन नोनल्ला से विवाह किया था। तो ये सभी चीजें जो है ध्यान देना। और इसके बाद अगला हमारा शासक आता है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल 1065 से 1095 तक था। पृथ्वीदेव प्रथम को उपाधि धारण करने का बहुत शौक था, मतलब अपने नाम के सामने कुछ स्पेशल राजाधिराज, महाराजाधिराज ऐसे जोड़ते हैं नहीं, वैसे टाइप का। तो ये अपने नाम के सामने सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, समगाधिगत, पंचशेष, इस प्रकार के जो है ये उपाधि अपने नाम के सामने जोड़ता था। 3 प्रकार के उपाधि है ना, सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति और समगाधिगत पंचशेष, ये उपाधि जो है अपने नाम के साथ वो जोड़ता था। ये एक चीज और ध्यान दीजिए, है ना, राजा जो रत्नदेव है, ये राजा रत्नदेव ने 2 मंदिर बनाया था, रत्नेश्वर शिव मंदिर और वंकेश्वर शिव मंदिर। तो पृथ्वीदेव जो है वंकेश्वर शिव मंदिर का जो है बहुत महत्व देता था, क्योंकि ये वंकेश्वर शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो पृथ्वीदेव ने जो वंकेश्वर शिव मंदिर था उसके सामने एक मंडप बनवाया। मंडप किसको बोलते हैं, पंडाल जैसा होता है ना हम लोग का, वैसे 4 ठो कॉलम खड़ा करके ऊपर छत ढाल देते हैं, है ना, इसको मंडप कहा जाता है। एक मंदिर होता है, मंदिर के सामने मंडप होता है जिसमें सब लोग बैठ के भजन कीर्तन वगैरह करते हैं। तो ये मंडप का निर्माण करवाया था वंकेश्वर शिव मंदिर में। इसके अलावा पृथ्वी देवेश्वर मंदिर बनाया था और एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, कहाँ पर, रतनपुर में। और क्या बताया मैं, लाफागढ़ किले का निर्माण कराया। लाफागढ़ किला, जैसे लाफागढ़ में जाओगे तो बहुत बड़ा क्या है, किला है, और वो किला में घुसने का 3 ठो दरवाजा है, और वो दरवाजा क्या है, तीनों दरवाजे का नाम लिखा सामने देखोगे तो मेनका दरवाजा, हुंकारा दरवाजा, है ना, और सिंह दरवाजा, 3 ठो क्या है उसका नाम है। किले का जो अंदर घुसने का जो गेट है 3 ठो, उस गेट का 3 ठो क्या है नाम है, ठीक है। अगला देखिए जाजल्लदेव। तो ये जो जाजल्लदेव था इसने क्या किया, जाजल्लपुर शहर बसाया, ठीक है, और ये जाजल्ल महोत्सव मनवाता था। जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़
का जब स्थापना हुआ 1 नवंबर को, तो हम लोग राज्योत्सव मनाते हैं ना, वैसे ही वहां पर वो क्या करता था, जाजलपुर शहर बसाया और वहां जाजल देव महोत्सव मनवाता था। और आज भी जाजल महोत्सव जो है आज भी मनाया जाता है। कहाँ पर, जाजलपुर में। और ये जाजलपुर जो है इसको आज हम लोग जांजगीर के नाम से जानते हैं। जांजगीर शहर की स्थापना इसी ने की थी, जाजल देव ने। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा कहानी में परिवर्तन, कहानी चेंज होता है। क्या चेंज होता है, अभी तक जो राजा थे वो क्या करते थे, कलचूरी के जो राजा थे उसको अपना मित्र मानते थे, उसकी हर जगह मदद करते थे। लेकिन अब जो हुए राजा आगे, जैसे कि जाजल देव जो हुआ, ये जाजल देव कलचूरियों को अपना कुछ नहीं मानता था। ये बोलता था कि मैं स्वतंत्र हूँ, अलग राजा हूँ, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। और पहले क्या चलता था, जो सिक्का कलचूरी में चलता था ना, वहाँ त्रिपुरी में वही सिक्का छत्तीसगढ़ जो रतनपुर कलचूरी है वहां भी चलता था। मतलब जहां जहां कलचूरी वंश था सब जगह एक ही सिक्का चलता था। लेकिन अब ये क्या किया, अपना अलग सिक्का बनवाया, सोने का और तांबे का ना, सोने और तांबे का अलग से सिक्का बनवाया था ये जाजल देव, और उसमें अपना फोटो छपवाया था। जैसे कि ये उपाधि धारण किया था ना, वैसे ये भी उपाधि धारण करता था। तो इसका उपाधि क्या था, इसका उपाधि था गज शार्दुल, है ना, गज शार्दुल। तो गज शार्दुल जो उपाधि था, इसके अलावा ये श्रीमद जाजल देव भी उपाधि धारण करता था। जैसे कि एक पाली का जो शिव मंदिर मैं बताया था, विक्रमादित्य बाण वंश का राजा बनवाया था, तो वो बहुत टूट फूट गया था। तो वो उसका क्या किया था, उसको मरम्मत करवाया था, मतलब उसका जीर्णोद्धार कराया था ये जाजल देव। और मंदिर के सामने में क्या किया था, अपना नाम लिखवाया था। जैसे भाई आजकल देखो कोई भी नेता जो है कुछ बनाता है तो वहां पर वो अपना फोटो वोटो छपवाता है ना, जैसे हमारे स्कूल के सामने है ना, यहाँ मूर्ति वगैरह लगवाया, तो वहां पर जाके देखोगे तो बड़ा सा सब नेता लोग का फोटो, जितना बड़ा गांधी जी का मूर्ति नहीं है उससे बड़ा बड़ा उन लोग का फोटो, ये स्थिति। तो ये भी वही जीर्णोद्धार कराया मंदिर का, रिपेयरिंग कराया पूरा मंदिर को। तो मंदिर के सामने जो पाली का शिव मंदिर है, मैं वीडियो बनाया हूँ, है ना, उस वीडियो में पूरा पाली के शिव मंदिर को दिखाया। छत्तीसगढ़ में 4 ही तो प्राचीनतम शिव मंदिर है ना, जिसको छत्तीसगढ़ का जो हमारा पुरातत्व विभाग है, ऐतिहासिक है ना, वो 4 ही शिव मंदिर को क्या दिया, मान्यता दिया है कि ये सबसे प्राचीनतम शिव मंदिर है। तो चारों शिव मंदिरों का क्या किया हूँ मैं, वहां पर वीडियो बनाया, रियल है ना वीडियो, तो उसको देखना, वहां पर जाके नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्या है, जो पाली का शिव मंदिर है उसको बनाया तो बाण वंश का राजा था विक्रमादित्य, लेकिन जीर्णोद्धार रिपेयरिंग कौन कराया, जाजल देव। और उसके सामने क्या किया, अपना नाम लिखवाया, श्रीमद जाजल देव वत्स्य कीर्ति, है ना, श्रीमद जाजल देव वत्स्य कीर्ति लिखा रहता है मंदिर के सामने, जाके देखना। तो वो ये लिखवाया है। इसका 2 उपाधि था, एक गज शार्दुल और एक श्रीमद जाजल देव, है ना, 2 उपाधि था इसका। और इसका मैं 3 उपाधि बताया था, सकल कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति और समगाधिगत पंचशेष, है ना, ये था इसका। ये जो जाजल देव था, जाजल देव, ठीक है, ये उड़ीसा में क्या था, एक ठो वंश, नाग वंश था, छिंदक नाग वंश, है ना, उड़ीसा बोलता हूँ जी, यहाँ पर अपना बस्तर में छिंदक नाग वंश था, है ना। तो बस्तर में जो छिंदक नाग वंश था, वहां का जो राजा था, है ना, सोमेश्वर, उसने क्या किया था, पृथ्वीदेव प्रथम के ऊपर आक्रमण करके इसको हरा दिया था। तो इसका बदला लेने के लिए जाजल देव ने क्या किया, उसी सोमेश्वर के ऊपर फिर से हमला किया और उसको हरा दिया और उसको कैद कर लिया। तो इसको जो है ध्यान रखना, छिंदक नागवंशी जो राजा था सोमेश्वर, वो पृथ्वीदेव को हराया था लेकिन जाजल देव से हार गया था। तो जाजल देव ने उसको कैद भी कर लिया। तो उसकी जो माता जी थी, है ना, सोमेश्वर की जो माता थी, गुंड महादेवी नाम था उसका, वो गुंड महादेवी जो है वो बिना डरे राजा के पास आ जाती है, जाजल देव के पास, और जाजल देव को क्या बोलती है कि मेरा बेटा को छोड़ दो, उसके बदले मेरे को मार दो, ऐसा करके। तो जाजल देव उससे बहुत प्रभावित होता है और वो दोनों को छोड़ देता है, सम्मान पूर्वक जो है उसका राज्य में वापस भेज देता है उन लोगों को। ये ध्यान रखना। उड़ीसा का एक राजा था भुजबल, वो भुजबल को भी हराया था, कौन, जाजल देव। उड़ीसा का जो राजा था भुजबल, उसको भी हराया था, ठीक है, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं, अगला शासक हमारा राजा जो है रत्नदेव। तो ये राजा रत्नदेव के समय बहुत आक्रमण वगैरह बहुत हुआ था, ठीक है। त्रिपुरी, ये भी क्या बोलता था, त्रिपुरियों से मेरा कोई मतलब नहीं, त्रिपुरी में जो कलचुरी वंश है वो अलग है, हम लोग अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो त्रिपुरी के राजा लोग को गुस्सा आ गया
पहले ये लोग हमको टैक्स पटाते थे, थोड़ा बहुत हमारी मदद करते थे, अब ये तो अलग हो गए हैं, हम लोग को महत्व नहीं देते। तो त्रिपुरी का एक राजा था गयाकर्ण, वो इसके ऊपर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था, लेकिन हार गया। क्या इसके अलावा एक राजा था, है ना, उड़ीसा क्षेत्र का था, अनंत वर्मन चोणगंग नाम था उसका, अनंत वर्मन चोणगंग। वो क्या किया था, इसके ऊपर आक्रमण किया था रत्नदेव के ऊपर। याद रखना यही अनंत वर्मन चोणगंगा जो है ना, ये जगन्नाथ मंदिर को बनाया था यही, ठीक है। तो ये आक्रमण किया लेकिन वो भी हार गया। और बंगाल का गोंड राजा है ना, गोंड जाति का राजा लोग थे, वो लोग भी क्या किए, रत्नदेव के ऊपर आक्रमण किए, लेकिन वो लोग भी हार गए। तो 3 लोग आक्रमण किए थे इसके ऊपर, एक गयाकर्ण, एक दूसरा अनंत वर्मन, और एक तीसरा जो था गोंड राजा बंगाल का। ये तीनों जो है हार गए, ठीक है। और ये जो है क्या किया था, रत्नदेव है ना, रत्नदेव से संबंधित ज्यादा जानकारी इतना ही काफी है ना, संक्षिप्त तो बोला है, संक्षिप्त ही बताता हूँ, ऐसे डिटेल बताते रहूं तो फिर तो बहुत सारा हो जाएगा। तो पेपर में आएगा कलचुरी वंश के जो राजा हैं उनका संक्षिप्त जानकारी दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो राजा का नाम पता होना चाहिए, इसके अलावा जो भी आता है, एक एक दो दो लाइन तुमको आता है, जो भी उसके अंदर मिलेगा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले राजाओं का नाम याद करो। अब ये पृथ्वीदेव द्वितीय, तो पृथ्वीदेव द्वितीय का याद रखना है, जो पृथ्वीदेव द्वितीय था ये रतनपुर का किला का निर्माण करवाया था, रतनपुर में किला बनवाया था ये। और सबसे ज्यादा अभिलेख वगैरह खुदाई से अगर किसी का मिला है तो पृथ्वीदेव द्वितीय का है, ठीक है, क्लियर। अभी देखिए जाजल्य देव, तो जाजल्य देव जो द्वितीय था ये ज्यादातर क्या रहता था भाई, अस्वस्थ रहता था, है ना। इस कारण देखिए सबसे कम समय तक शासन करने वाला, है ना, देखो 65 से 68 तक मात्र लगभग 3-4 साल ये क्या किया है, शासन किया है। और इसके बाद इसका जो भाई था उसका नाम था जगतदेव, तो जगतदेव बड़ा था और जाजल्य देव छोटा था। ज्यादातर क्या होता है, बड़ा भाई राजा बनता है, लेकिन जगतदेव अपने छोटे भाई को राजा बनाया था और खुद जो है कहाँ चले गया था, गंग जो राजा लोग हैं, ये गंग राजा लोग जो होते थे ना उड़ीसा तरफ के, ये बार बार आक्रमण कर देते थे छत्तीसगढ़ में, परेशान करते थे कलचुरियों को। तो इस कारण ये सभी गंग राजाओं को खत्म करने के लिए क्या किया था, शपथ लेके निकला था घर से, मैं सबको खत्म करके ही आऊंगा ऐसा करके, और अपने भाई को क्या बना दिया था, राजा बना दिया था। लेकिन जब इसका भाई का मृत्यु हो गया 1168 में, तो मजबूरी में इसको अपना अभियान जो था उसको अधूरा छोड़ के वापस आना पड़ा, कहाँ, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में आकर के ये राजा बना, 10-11 साल तक ये शासन किया, 1168 से 1178 तक। तो ये कौन था, जाजल्य देव का बड़ा भाई था जगतदेव। और ये इसके बाद फिर क्या करता है, रत्नदेव तृतीय को राजा बनाता है ना। इसके बाद जो है रत्नदेव तृतीय को राजा बनाता है, ये रत्नदेव तृतीय। इसके समय क्या हो गया था, शासन व्यवस्था पूरा गड़बड़ हो गया था, अराजकता जैसी स्थिति हो गई थी छत्तीसगढ़ में, है ना, पूरा रत्नपुर जो क्षेत्र था उसमें। तो इसका एक सामंत था, सलाहकार सामंत, उसका नाम क्या था, गंगाधर राव। तो गंगाधर राव ने बहुत मदद किया था रत्नदेव का स्थिति को सुधारने में। और इसके बाद आता है लास्ट प्रताप मल्ल। तो प्रताप मल्ल जो था, इसके 2 जने सामंत का वर्णन मिलता है, जसराज और यशोराज, है ना। इसने क्या किया था, तांबे के छोटे छोटे सिक्के चलाए थे, है ना, चक्राकार और षटकोणाकार। 20 रुपए का 20 पैसे का सिक्का पहले देखे होंगे तुम लोग, 20 पैसे का सिक्का जर्मन का ऐसे आता था, है ना। तो षटकोणाकार और चक्राकार, ये ऐसे 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 ऐसा तांबे का सिक्का चलाया कौन, ये चक्राकार षटकोणाकार, ये ध्यान देना। इसके बाद फिर हमको कलचुरी वंश के बारे में लगभग 250 साल तक कोई जानकारी नहीं मिलता, 200 से लेकर 250 साल तक कलचुरी वंश के बारे में कहीं खुदाई से कोई जानकारी नहीं मिलता। इस कारण ये जो समय है 200 साल का जो समय है, इसको अंधकार युग कहा जाता है, अंधकार युग कहा जाता है, कलचुरी वंश का अंधकार युग। यह सीधा सीधा डायरेक्ट हमें जो है 1480 में एक राजा की जानकारी मिलती है, बहारेंद्र साय, बहारेंद्र साय। फिर इसके बाद जानकारी मिलता है कल्याण साय, कल्याण साय। फिर लक्ष्मण साय, लक्ष्मण साय, ठीक है। इसके बाद तखत सिंह, तखत सिंह। फिर राज सिंह, फिर सरदार सिंह, फिर मोहन सिंह,
मोहन सिंह। ये इतने सारे राजाओं की हमें जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बहारेंद्र शाह था, इसकी जानकारी हमें, इसके बारे में थोड़ा जानकारी इसको हमें प्राप्त होता है 1480 में, 15वीं शताब्दी में। ये एक राजा था, है ना, कलचुरी वंश का। और इसने क्या किया था, अपना राजधानी छुरी कोसगई को बनाया था। छुरी कोसगई क्यों बनाया था? पहले तो है राजधानी ठीक ठाक था इन लोग का, तुमान पहले था कलिंग राज के समय में, बाद में रतनपुर हो गया। तो रतनपुर भी अच्छी राजधानी थी, लेकिन वहां बहुत आक्रमण होता था डकैत लोग, चोर डाकू लोग का। इसका वो थोड़ा असुरक्षित जगह था, इस कारण राजधानी चेंज कर दिया, छुरी कोसगई। और अपना जो कोषागार था, खजाना है ना, वो भी वहीं पर बनवाया कोसगई में। और वहाँ कोषागार बनवाया है ना कोसगई में, और वहाँ कोसगई माता का मंदिर बनवाया। इसके अलावा देखो कल्याण साय, ये जो कल्याण साय था ना, ये जो कल्याण साय था, ये जहांगीर, उस समय जब कल्याण साय छत्तीसगढ़ में था तो दिल्ली में जहांगीर था, मुगल सल्तनत, मतलब जहांगीर का समकालीन था ये, जहांगीर का समकालीन। और ये कल्याण साय का जो मंडला जिला का जो जमींदार था, उसके साथ थोड़ा सा क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा जैसा विवाद हो जाता है। तो ये बात जो है दिल्ली सल्तनत है ना, सॉरी दिल्ली सल्तनत बोल रहा हूं, मुगलों तक पहुंच जाता है। दिल्ली सल्तनत तो खत्म हो गया 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, मुगल लोग आ गए यहाँ पर, तो मुगल तक बात पहुंचता है। मुगल मतलब सभी राजाओं के राजा थे वो लोग, बादशाह थे वो लोग, है ना, सभी राजा उन्हीं के अंडर में काम करते थे, ये भी उन्हीं, ये सब कलचुरी लोग भी उसी के अंडर में होते थे। तो ये बात कहाँ तक पहुंचा, मुगलों तक पहुंचा, जहांगीर तक। तो जहांगीर ने देखा कि भाई अरे ये मंडला जिले का जो जमींदार है वो भी अपना ही आदमी है, कल्याण साय भी अपना ही आदमी है, किसको मना करना, किसको चमकाना चाहिए। तो ये कल्याण साय को बोला है ना कि आप अभी ज्यादा टेंशन मत लो, है ना, अभी शासन वगैरह जो है किसी अपना अधिकारी को सौंप दो और दिल्ली में आके एंजॉय करो थोड़ा सा, है ना, ऐसे करके। तो वो दिल्ली बुला लिया उसको, कल्याण साय, ये कल्याण साय को दिल्ली बुला लिया उसको। अब दिल्ली बुला लिया तो मुगल लोग का क्या था, एक आदत होता था कि जो व्यक्ति उसको पसंद नहीं आता था ना, उसको दिल्ली बुला लेते थे और वहीं बंदी बना के रखते थे। तो बंदी ऐसे नहीं बनाते थे जेल में बंद कर दिया, उसका सब सुविधा है ना, खाना पीना हर प्रकार का इच्छा पूरा किया जाता था, लेकिन वहां महल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उसको नजरबंद बोलते हैं। तो ये नजरबंद कर दिए थे किसको, कल्याण साय को। और छत्तीसगढ़ जो है बिना राजा के मतलब कि परेशान हो गया था। तो छत्तीसगढ़ का एक जने पहलवान था, है ना, छत्तीसगढ़ के एक जने पहलवान था, गोपल्ला देव नाम था उसका, गोपल्ला देव। तो वो गोपल्ला देव है ना, वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ राजा को वहां से छुड़ा के लाऊंगा। तो वो पहलवान जो है आ गया दिल्ली में, और दिल्ली में क्या किया, सबको चुनौती दिया, कोई अगर मेरे को मल्ल युद्ध में हरा दिया तो मैं मान जाऊंगा, ऐसे करके। तो राजा बोलता है कि भाई बहुत जने पहलवान है हमारे पास में, दिल्ली हरियाणा पंजाब से लगा हुआ इलाका है ना, बड़े हाईटेक और तंदुरुस्त लोग वहां पर रहते हैं। तो वो बोल दिया है कि भाई चलो ठीक है, अगर तुमको कोई अगर तुम किसी को हरा देते हो, हमारे पहलवानों को अगर हरा देते हो, तो तुम्हारा जो मुंह मांगा जो मतलब इच्छा होगा उसको पूरा किया जाएगा। अच्छे से आ रहा है, तिरछा नहीं आना चाहिए, एकदम सीधा सीधा आना चाहिए। नीचे रखा है तो सीधा। चलिए ठीक है। तो वो जो गोपल्ला देव है ना, जो गोपल्ला देव है वो आ जाता है दिल्ली और सबको चुनौती देता है, और जितने भी पहलवान थे दिल्ली में सबको हरा देता है, और सबको हरा देता है। फिर अपना इच्छा मांगो ऐसा करके बोलता है ना जब यहाँ पर जहांगीर, तो क्या बोलता है कि हमारे जो महाराज है कल्याण साय, इसको वापस अपने राज्य जाने का इजाजत दिया जाए, और दूसरा जो हम लोग टैक्स पटाते हैं, छत्तीसगढ़ जो टैक्स पटाता है, रतनपुर जो टैक्स पटाता है दिल्ली को, वो टैक्स खत्म किया जाए। तो ये दो बहुत बड़ा मतलब कि जीत हासिल करके गोपल्ला देव जो है वो छत्तीसगढ़ आता है, और राजा को ही नहीं बचाता बल्कि क्या करता है, वो छत्तीसगढ़ का टैक्स भी माफ करा देता है। तो ये ध्यान रखना कल्याण साय के बारे में। कल्याण साय बहुत क्या था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इसी ने छत्तीसगढ़ में जमाबंदी प्रणाली चालू की थी। जमाबंदी प्रणाली क्या है, जमाबंदी प्रणाली, ये जमाबंदी प्रणाली पहले जनता से टैक्स लिया जाता था, तो जनता बोलती थी अरे धान नहीं हुआ है, धान खराब हो गया, बहाना मारते थे। राजा थोड़ी खड़ा रहेगा, हाँ इतना धान हुआ है चल तो मेरे सामने तौल, ऐसा नहीं होता था। वो बेच देते थे धान को, है ना, पहले तो मंडी भी नहीं था, सरकारी मंडी, किसी भी प्राइवेट आदमी को बेच देते थे, साहूकार वगैरह को चुपचाप कहीं भी जाके बेच देते थे, और राजा को बोला अरे नहीं हुआ है, फसल नहीं हुआ है, नुकसान होता था। राजा भी उसको मार पीट नहीं सकता था, मारेगा पीटेगा तो फिर तो ये तो क्रूर राजा कहलाएगा फिर।
तो इस कारण उसको बहुत नुकसान होता था। तो जमाबंदी प्रणाली में क्या है, तुम्हारा जितना भी खेत है उस खेत का एक हिस्सा राजा का होगा, राजा आएगा उसको कटाएगा ले जाएगा चुपचाप, तुमको कोई टैक्स पटाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता था कि कोई मतलब कि बेईमानी नहीं कर सकता था। जमाबंदी प्रणाली यही चालू किया था कल्याण साय। बाद में हमारे छत्तीसगढ़ में जब अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज शासन चालू हुआ, तो यहाँ पर एक अधिकारी था, है ना, मिस्टर चिस्म, अंग्रेज अधिकारी। उस अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया, इसी जमाबंदी प्रणाली का यूज किया छत्तीसगढ़ से टैक्स वसूलने के लिए, और छत्तीसगढ़ को 36 ठो गढ़ में विभाजित किया, और हर गढ़ में एक एक ठो दीवान जो होता था ना टैक्स वसूल करने के लिए, क्या किया, अधिकारी फिट कर दिया। वहां पर हर गढ़ का एक अधिकारी फिट कर दिया। तो छत्तीसगढ़ 36 ठो गढ़ों में विभाजित कब था, तो ये मिस्टर चिस्म के समय में। लेकिन ये 36 ठो गढ़ का वर्णन पहले भी मिलता है, जिसमें 18 गढ़ रतनपुर के क्षेत्र में आता है, 18 गढ़ रायपुर के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो खैर इसको हमें समझना है, बस कल्याण साय लिख देना, और जो भी याद आ रहा है 2-4 लाइन लिख देना उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि संक्षिप्त तो बोला है। अगला देखिए यहाँ पर आता है लक्ष्मण साय। कल्याण साय के बाद लक्ष्मण साय आता है ना, लक्ष्मण साय के बाद तखत सिंह आता है। अब ये जो है भाई हमारा तखत सिंह है ना, तखत सिंह का कोई संतान नहीं था, तो तखत सिंह का संतान नहीं था, कोई भी संतान नहीं था, तो इससे क्या हो जाता कि भाई इसका जो वंश है खत्म हो जाता। तो वहां पर जब राजा महाराजा लोग के यहाँ संतान नहीं होता था, है ना, तो वो लोग क्या करते थे, नियोग प्रथा के माध्यम से संतान प्राप्त करते थे। नियोग प्रथा, इसमें क्या होता है, नियोग प्रथा में जो रानी होती है वो किसी राजा के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ, है ना, जो कि राजा का बहुत ईमानदार पुरुष है, उससे संबंध बनाती है और पुत्र प्राप्त करती है। तो नियोग प्रथा के माध्यम से क्या किया, ये तखत सिंह जो है राज सिंह को प्राप्त किया। अब जो राज सिंह है उसका भी कोई राजा, उसका भी मतलब कोई राजकुमार नहीं था, उसका भी कोई बेटा नहीं था। तो ये जो राज सिंह है ये भी नियोग प्रथा के माध्यम से एक बेटा प्राप्त करता है, जिसका नाम क्या था, विश्वनाथ सिंह था। जब विश्वनाथ सिंह को पता चलता है कि मेरा जन्म नियोग प्रथा से हुआ है, तो वो सुसाइड कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई वंश को चलाने वाला बचता नहीं है। तो बहुत टेंशन में आ जाता है राज सिंह, और क्या करता है, मोहन सिंह को राजा बनाऊंगा मेरे मरने के बाद, ऐसे डिसाइड करता है, इसको उत्तराधिकारी बना देता है। लेकिन जब राज सिंह मरता है तो मोहन सिंह वहां पर राजभवन में नहीं रहता, वो शिकार करने के लिए गया रहता है। तो वहां पर इसका जो है, इसका जो मतलब चाचा था, है ना, सरदार सिंह, वो वहां पर मौजूद रहता है। तो ये सरदार सिंह को राजा बना देता है। तो मोहन सिंह जब आके देखता है तो उसको बहुत क्या होता है, गुस्सा आता है कि भाई मेरे को राजा बनाने वाले थे लेकिन सरदार सिंह को बना दिए, ऐसा करके। तो ये जो है थोड़ा समस्या हो जाता है यहाँ पर। फिर ये जो मोहन सिंह है ना, जा करके मराठों से मिल जाता है, और यहीं से फिर कलचुरी वंश का जो है उल्टा गिनती चालू हो जाता है, और ये जो है आखिरी शासक होता है कलचुरी वंश का मोहन सिंह। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ मराठों के अंतर्गत आ जाता है, मराठों के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक सामान्य सा एकदम शॉर्टकट एकदम संक्षिप्त जानकारी था कलचुरी वंश के बारे में। अगर 12वीं में पेपर में आता है कलचुरी वंश के शासकों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए, इतना बता देते हो तो भी बहुत सारा पेज भर जाएगा। ठीक है, ओके।